हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग प्रोटीन के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर दिया था और आज हम प्रोटीन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है, प्रोटीन के क्या कार्य हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रोटीन जो होता है यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं होती हैं वह प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। या शरीर में जहाँ भी टूट फूट होती है, जैसे ज्वर की अवस्था में शरीर में टूट फूट ज़्यादा होती है, तो वहाँ कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रक्त के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, यकृत के निर्माण के लिए, त्वचा के निर्माण के लिए, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जल के बाद प्रोटीन का ही स्थान दूसरा माना जाता है। मतलब जल की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद दूसरा स्थान प्रोटीन का होता है। प्रोटीन शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। अब प्रोटीन की जो खोज हुई थी वह 1838 ईस्वी में मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ही प्रोटीन का नाम भी दिया था और प्रोटीन में एक अलग पदार्थ नाइट्रोजन को अलग किया था। प्रोटीन से नाइट्रोजन के कारण ही कार्बोज और वसा से अलग माना जाता है। कार्बोज और वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के कारण ही प्रोटीन अन्य तत्वों से अलग माना जाता है। प्रोटीन शरीर निर्माण के साथ साथ यह ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा यह कार्बोज और वसा की अनुपस्थिति में ही देता है। प्रोटीन का जो प्रथम कार्य होता है वह शरीर का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना, यकृत का निर्माण करना, त्वचा का निर्माण करना, बाल का निर्माण करना। लेकिन यदि कार्बोज की कमी हो जाती है तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वह गौण हो जाता है और वह ऊर्जा देने का कार्य भी करने लगता है। इस स्थिति में प्रोटीन की मांग भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि यह ऊर्जा भी देता है और शरीर का निर्माण भी करता है। तो कार्य बढ़ जाने से प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है। बाल की प्रोटीन को केराटिन प्रोटीन कहते हैं। मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं। अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती हैं। इस तरीके से हर शरीर के प्रत्येक अंग के निर्माण के लिए अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर रचना की दृष्टि यदि देखा जाए तो शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। कुल शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशियों में पाया जाता है, 1/5 भाग अस्थियों में, बोन्स में, और 1/10 भाग स्किन, त्वचा में पाया जाता है। शेष भाग या ऊतकों, लसिका, रक्त, श्लेष्मिक तरल, मस्तिष्क, मेरु तरल में पाया जाता है। प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर में हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का भी निर्माण होता है। हार्मोन्स जो होते हैं यह एक शरीर में बनते कहीं और है और यह नलिका विहीन ग्रंथियों से कहीं अन्य जगह जाकर के कार्य करते हैं। जैसे अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन्स, यह अग्न्याशय में बनता है, लेकिन यह ब्लड के साथ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत में जमा करता है। एंजाइम्स जो होते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे लाइपेज एंजाइम हो गया तो यह वसा के पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। एंटीबॉडीज जो होते हैं यह हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। प्रोटीन का रासायनिक संगठन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है।
कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और जिन्हें जलाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के अणुओं में सल्फर, फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन में प्रमुख रसायनों का प्रतिशत इस प्रकार है, जैसे कार्बन 50% हो गया, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 3% और फास्फोरस 3% पाए जाते हैं। अभी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आने की संभावना अधिक रहती है। अभी करंटली में हमने बताया कि टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो प्रोटीन जो होते हैं वह अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कई प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है यह प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई होती है। प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं वह आवश्यक होते हैं और कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं अनावश्यक होते हैं और कुछ अमीनो अम्ल आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं आवश्यक होते हैं और 5 प्रकार के अमीनो अम्ल आंशिक रूप से अनावश्यक होते हैं और 5 प्रकार के अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, वे वृद्धि विकास नहीं करते हैं। और आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं उनकी मात्रा शरीर में आवश्यक होती है, वे वृद्धि विकास भी करते हैं और शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। आंशिक रूप से जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वे विकास में सहायक होते हैं लेकिन वृद्धि नहीं करते हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल इस प्रकार हैं, जैसे इसमें पहला है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानाइन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनमें से ट्रिप्टोफैन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। यह जीवन के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल माना जाता है। ट्रिप्टोफैन या मांस, मछलियों या प्राकृतिक प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, यकृत में ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 10 अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरीन। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति से स्वतः ही बनते रहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं यह हमारे शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति से स्वतः ही बनते रहते हैं। इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और न ही तंतुओं का निर्माण करते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों कोशिकाओं की मरम्मत भी नहीं करते हैं, जैसे एनालिन हो गया, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन तथा एस्पार्टिक अम्ल। इसके बाद हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं कि प्रोटीन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वह 3 आधार पर किया गया है, जैसे गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर और प्रोटीन प्राप्ति साधन के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, जैसे इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो पूर्ण, आंशिक पूर्ण, अपूर्ण, या इसमें एक दे देगा साधारण। तो साधारण, तो इसमें से हमें ऑप्शन छांटना होता है कि कौन से गुणवत्ता के आधार पर है, कौन से गुणवत्ता के आधार पर नहीं है। तो यह जो चार्ट है यह इम्पॉर्टेंट है,
गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और उद्भूत प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राप्ति साधन के आधार पर वनस्पतिक प्रोटीन और प्राणिज प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसे पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्राणियों को जीवित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जो भी प्रोटीन प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं ये उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा। इनमें जो भी प्रोटीन पाई जाती है वह उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है आंशिक पूर्ण प्रोटीन। इनमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं तथा कुछ उपस्थित नहीं होते, मतलब इनमें पूर्ण जो अमीनो अम्ल होते हैं वह उपस्थित नहीं होते हैं, कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन से करने से शरीर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और विकास में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते हैं। किंतु यदि अपूर्ण प्रोटीन का उपयोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन या प्रोटीन के साथ किया जाता है तो इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे दही, बड़े, रोटी, दूध या मांस, मछली, चावल, दाल, सब जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं उनका जो उपयोग होता है आंशिक पूर्ण प्रोटीन के साथ करने पर ये हमारे लिए उपयोगी बन जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो इसमें पहला है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन में इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है वह प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई होती है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वह अंत में अमीनो अम्ल में ही टूटती है, इसके बाद ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बोज होगा, कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है ग्लूकोज। वसा का सबसे सरलतम रूप होता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। उसी तरह प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है अमीनो अम्ल। जैसे अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ओवलब्यूमिन प्रोटीन होती है, गेहूं में ग्लूटेनिन होती है और ग्लाइडिन प्रोटीन होती है। दूध का प्रोटीन, दूध में लैक्टोएल्बुमिन होता है। मांसपेशियों की प्रोटीन को ग्लोब्यूलिन कहते हैं। मक्के की प्रोटीन को जीन प्रोटीन। चावल में आर्जिनिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त की प्रोटीन को ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। अस्थियों की प्रोटीन को कोलेजन। जौ की प्रोटीन को हार्डिन प्रोटीन भी कहते हैं। मूंगफली की प्रोटीन को एरेचिन कहते हैं और बादाम की प्रोटीन को एमेंडिन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे चावल की प्रोटीन क्या है, चावल की प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो आर्जिनिन कहते हैं। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। जौ की प्रोटीन है हार्डिन है। अंडे के पीले भाग की प्रोटीन एल्बुमिन। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त प्रोटीन। ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें प्रोटीन के साथ पोषक तत्व भी जुड़े होते हैं। जैसे इसमें पहला है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें साधारण प्रोटीन अमीनो अम्ल के साथ कार्बोज भी उपस्थित होते हैं। यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। प्रोटीन के साथ ग्लाइको मतलब कार्बोज का अणु भी प्रोटीन के साथ जुड़ा है।
इसलिए इस प्रोटीन को संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। नाम से ही यहाँ पर लग रहा है संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। प्रोटीन के साथ कुछ अन्य भी पोषक तत्व जुड़े होते हैं इस प्रोटीन में। जैसे न्यूक्लिक अम्ल हो गया, तो इस प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल भी उपस्थित होता है। लाइपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित होता है और यह कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन जाता है कि लाइपोप्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन एवं हीम नामक लौह तत्व उपस्थित होता है और यह प्रोटीन रक्त में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि रक्त की प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो रक्त की प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं या हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। यहाँ ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हिम लोहा उपस्थित होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन, तो यह प्रोटीन अणुओं के साथ साथ फास्फोरस के अणु के साथ जुड़े होते हैं। इनमें प्रोटीन के साथ फास्फोरस भी जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है लेसिथोप्रोटीन। जब प्रोटीन के अणुओं के साथ लेसिथीन या इससे संबंधित तत्व आकर जुड़ जाते हैं तो नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिसे लेसिथोप्रोटीन कहते हैं। और लास्ट है व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दाब, पाचक रसों की क्रिया अथवा जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विखंडन होता है तब व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से होता है। मतलब जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट जाते हैं। मतलब प्रोटीन पर एंजाइम की क्रिया होती है तभी तो उनका विखंडन होता है, जल अपघटन होता है। तो जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो वह पेप्टोन्स और पेप्टाइड में टूट जाती हैं। इसी को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब है एंजाइम क्रिया के फलस्वरूप जो प्रोटीन उत्पन्न होता है उसे ही व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद लास्ट में बचता है प्राप्ति साधन के आधार पर प्रोटीन। वनस्पति जगत और प्राणी जगत से। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसे वनस्पति प्रोटीन बोलते हैं। जैसे दाल की प्रोटीन हो गया, सोयाबीन की प्रोटीन, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाई जाती है। कहने का मतलब है वनस्पति जगत से जो भी हमें प्रोटीन मिलती है वह वनस्पति प्रोटीन होती है। जैसे मटर में प्रोटीन होती है, दाल में हो गया, राजमा में हो गया, सोयाबीन में हो गया, चना के दाल में हो गया आदि। प्राणी प्रोटीन, वे प्रोटीन जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं या प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, यकृत, ये सब हमें प्राणिज से प्राप्त होते हैं तो इसे प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा प्राणिज प्रोटीन जो होते हैं वह अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्राणिज प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जबकि वनस्पति प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो उपस्थित नहीं होते हैं। सो आज हम लोग प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज कब हुई थी, प्रोटीन शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी चर्चा किए हैं। फिर प्रोटीन का वर्गीकरण भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में प्रोटीन के कार्य को देखेंगे और प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है यह भी जानेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।